देखें दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मानव शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी से लगभग 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये दोस्त जो क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा रहे हैं ना, ये टॉप 15 सवाल बहुत सारे एग्जामों में ना पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। और आप किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न है ना, आपको हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न इस वीडियो का शुरू करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। बोल रहा है कि एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। देखिए, एक वयस्क मानव शरीर जैसे कि नौजवान शरीर है, उसमें आखिर कितनी हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा, एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक और बात कि वहीं पर पूछे कि बच्चे में कितना होता है, बच्चों में कितनी हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा, जो बच्चे होते हैं उसमें कितनी हड्डियां होते हैं, तो टोटल 300 हड्डियां होती है। कितना होता है? टोटल 300 हड्डियां होते हैं। लेकिन होता क्या है ना, कि जैसे जैसे हम लोग नौजवान होते रहते हैं और वयस्क वाला स्थिति में जब आते हैं ना, तब जाकर बहुत सारी हड्डियां ना धीरे धीरे जुटने लगती है। और उसके बाद जाकर टोटल कितना हड्डियां हो जाता है वयस्क में, तो 206 हड्डियां होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को जब आप समझ के चलिएगा ना, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। देखिए, अभी आपको बताया ना कि नवजात शिशुओं में ना जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी कितना होता है? 300 होता है, ठीक है ना। 300 होता है। लेकिन वही पे बोले वयस्क में कितना होता है, तो याद रखिएगा 206 होता है। इन दोनों को आप बिल्कुल समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि मनुष्य के जो खोपड़ी में आखिर कितनी अस्थियां होती है, यानी कि कितनी हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोटल जो है मनुष्य के खोपड़ी में जो है 8 हड्डियां होते हैं। कितना होता है? 8 हड्डियां होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में ये जो पसलियों की संख्या होती है, उन यानी कि जोड़ा में बात कर रहा है, कितना होता है, यानी कि रिप्स की बात कर रहा है। रिप्स, ठीक, इसका बात कर रहा है, आपको रिप्स की बात कर रहा है कि टोटल जो है मनुष्य के शरीर में कितने रिप्स जोड़े में होते हैं। तो याद रखिएगा 12 जोड़ा होता है। कितना होता है? 12 जोड़ा होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन सब चीज़ों को बिल्कुल समझते चलिएगा, खासकर जो डिजिट वाले सवाल है उसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, यानी कि बात कर रहे हैं कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, यानी कि प्रबल अस्थि कौन सा है। तो याद रखिएगा जबड़े की। कहाँ का हो जाएगा? जबड़े की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है ना कि इस जबड़े से हम लोग बहुत सारी चीज़ें चीरते हैं, फाड़ते हैं, खाते हैं, तोड़ते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा मजबूत अस्थि हो जाएगा। समझ में गया ना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न है बोल रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो देखिए, बोल रहा है कि मानव शरीर के आखिर किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो याद रखिएगा कान में, ठीक है ना। कान में जो है सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। और कान में सिर्फ एक ही हड्डी नहीं पाई जाती है, बल्कि 3 हड्डी पाई जाती है। कितनी हड्डी पाई जाती है? 3 हड्डी पाई जाती है। और उसी में से जो सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। आगे हम सारे हड्डियों के बारे में बताते चलेंगे, आप बस इतना ध्यान में रखिए कि कान में टोटल 3 हड्डियां होती है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको आगे हम बताएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न के। बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। देखिए, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है आखिर वो कौन सी है। तो याद रखिएगा, ये जांग है ना, जांग, इसी जांग में एक फीमर हड्डी होती है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फीमर जो हड्डी होती है ना, ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर होती है? तो ये जांग में होती है। कहाँ पर होती है? ये जांग में होती है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा अगला नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। देखिए, पैर की हड्डी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बता देना चाहते हैं, टिबिया भी पैर की हड्डी है, फीमर भी पैर की हड्डी है, और फिबुला भी पैर की हड्डी है। लेकिन बात करें वहीं पे ह्यूमस की, तो ह्यूमस जो है ना, ये आपका पैर की हड्डी नहीं बल्कि हाथ की हड्डी है। जो दिख रहा है ना, यही आपका ह्यूमस है। समझ में आ गया ना? तो ये जो है आपका ह्यूमस, ये आपका ऊपरी वाला एरिया है, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा शरीर का हाथ का जो ऊपरी वाला एरिया है ना, ये वाला ऊपरी वाला, इसी की हड्डी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
समझे ना बात को, एकदम समझते हुए चलना है, किसी प्रकार का कोई भी मजाक समय की बर्बादी नहीं, ठीक है ना। आप बस क्वेश्चन पे ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिए, ठीक है ना। ये सारे के सारे प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है ना, तो समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ह्यूमस अस्थि कहाँ पाई जाती है। देखिए अभी आपको पता है ना, ह्यूमस जो आपको जो है पैर की हड्डी नहीं है, तो आखिर ये कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो दिया गया है याद रखिएगा, यही ये तो जांग में पाई नहीं जाती है, ना ही आपको पिंडली में पाई जाती है, और ना ही अग्रभुजा में। अग्रभुजा का मतलब ये वाला एरिया, समझे ना बात को। तो ये पाई कहाँ जाती है, तो ऊपरी वाले भुजा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ऊपरी वाला भुजा कौन सा है, तो याद रखिए ये वाला ऊपर, ठीक है ना, ये वाला, यानी कि इसी को बोला जाता है ऊपरी वाला भुजा, ठीक है ना। इसी में जो है हमारा ह्यूमस अस्थि पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देखिए मानव शरीर की बात कर रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो याद रखिएगा अभी आपको बताया कि जांग की जो हड्डी होती है ना, जांग की जो हड्डी, जिसको क्या बोला जाता है, फीमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फीमर बोला जाता है। ये जो हड्डी होती है ना, ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और लंबी हड्डी होती है, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जांग की हड्डी, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। लेकिन वहीं पर बात करें कि कान की हड्डी कौन सी है, कान की सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है हम पिछले क्वेश्चन में कंप्लीट करवाए थे कि कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, लेकिन बात करें वहीं पे बड़ी हड्डी कहाँ में पाई जाती है, तो जांग में पाई जाती है। उस हड्डी का क्या नाम है, तो फीमर नाम है, समझे ना बात को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहे हैं टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। बोल रहा है कि टीबिया नामक हड्डी जो है आखिर किस में पाई जाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, तो ये टांग में पाई जाती है, नीचे वाला हिस्से में पाई जाती है, नीचे वाला। ऊपर वाला में तो आपको पास जाएगा फीमर, लेकिन नीचे वाला आइएगा ना तो यहीं पे आपको टीबिया पाई जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। देखिए अभी आपको प्रश्न बताए ना, लेकिन ये सारे के सारे प्रश्न आपको घुमा फिरा कर आपको पूछते हुए देखने को मिल रहा है, आप खुद देख रहे हैं, है कि नहीं। तो बोल रहा है कि मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो आपको बता देना चाहता है कि अभी आपको कंप्लीट करवाए जांग की हड्डी। ये जो जांग की हड्डी होते हैं ना, ये शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है, ठीक है ना। और यहीं पर जो रैंग की हड्डी होती है इसको फीमर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। देखिए यहाँ पर आप शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि ये जो शब्द दिया गया ना, ये हिंदी में, प्योर हिंदी में दिया गया है, ठीक है ना। तो बोल रहा है ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए दिया है, ताकि बच्चे जो है आपको गलत आंसर मारे, ठीक है ना। तो आप इसको स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है आपको बिल्कुल घुमा फिरा कर आते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझना है पहले प्रश्न को। बोल रहा है कि मानव के कान में कौन कौन सी जो हड्डियाँ है नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो मानव के जो कान होता है उसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उर्वस्थि जो होता है ना, ये आपको नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन वहीं बात करें अस्थुर्वक, रकाब और कुकुद पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए कि कान में कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती है, एक कान में 3 और एक कान में 3, बात करें तो टोटल 6 हड्डियाँ पाई जाती है, ठीक है ना। तो एक कान को हम लोग समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा दूसरे कान के बारे में, है कि नहीं। तो देखिए कौन कौन सी हड्डियाँ पाई जाती है, ये मैलियस पाया जाता है, इनकस पाया जाता है और स्टेपिज पाया जाता है। कौन पाया जाता है, मैलियस, इनकस और स्टेपिज। और याद रखिएगा जो स्टेपिज हड्डी है ना, ये कान की सबसे छोटी हड्डी है। क्या है, सबसे छोटी हड्डी है, इसको आप जरूर समझिएगा, ठीक है ना। क्योंकि कान में आपको बता ही दिए 3 हड्डियाँ पाई जाती है, कौन कौन सा, मैलियस, इनकस और स्टेपिज। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आपको स्टेपिज है, समझे ना बात को। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल समझते चलिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। अगला जो प्रश्न क्या है, बोल रहा है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की जो हड्डियाँ क्यों कमजोर हो जाती है। देखिए हमारे मम्मी पापा या फिर आपके मम्मी पापा या फिर एक समय के बाद जो भी जिनके भी शरीर है धीरे धीरे वृद्धावस्था में कन्वर्ट होते जाते हैं, है कि नहीं। तो आखिर जो बुढ़ापा में आखिर मनुष्य की जो हड्डियाँ है आखिर क्यों कमजोर होने लगती है। तो याद रखिएगा कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम की कमी से जो है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ कमजोर होने लगती है, समझे ना बात को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, ठीक है ना। जो हड्डी है आखिर उसमें कौन सा लवण जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ना, वो शरीर के हड्डी के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और जब भी आपको याद रखिएगा लवण की बात करें कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम
फॉस्फेट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए प्रश्नों को समझ के जब आप चलिएगा ना तो कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। और इसी वजह से हम आपके लिए सारा का सारा वीडियो में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा रहे हैं। अभी आपका हमारे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, हम आपके लिए हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है ना, पॉलिटी हो गया, उसके बाद से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जैसे बिहार से हैं ना, तब बिहार के लिए हम आपको 2000 प्रश्नों का सीरीज भी कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर आप सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं ना तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा सब्जेक्ट के अनुसार पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप जाकर एक बार जरूर देखिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि वो वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। यानी कि हर तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवाया जाए। और देखिए थ्योरी तो सब कोई कंप्लीट करवाता है, लेकिन हम आपके लिए पूरा एमसीक्यू लेकर आते रहेंगे, ठीक है ना। और बहुत सारे एमसीक्यू कंप्लीट करवाएंगे। जब एग्जाम में बैठिएगा ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने क्वेश्चन कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ था, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। देखिए अस्थियों माने हड्डियों और पेशियों, ठीक है ना, इन दोनों को आखिर जोड़ने का, ठीक है ना, कौन सा जोड़ता है। लिगामेंट जोड़ता है, या फिर टेंडन जोड़ता है, या फिर उपास्थि जोड़ती है, या फिर एक नई छोटी पेशी जोड़ती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो टेंडन होता है ना, टेंडन, ये जो है अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ता है, ठीक है ना। अस्थियों एवं पेशियों को जोड़ता है, ठीक है ना। लेकिन वही बात करें कि हड्डियों और हड्डियों को कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा लिगामेंट। ये जो लिगामेंट है ना, ये हड्डियों और हड्डियों को जोड़ता है। लेकिन बात करें वहीं पर हड्डियों और पेशियों को कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है। ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे ना बात को। तो इन सब चीज़ों को जरूर समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है ना। यानी कितने जो दांत है ये 2 बार विकसित होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो 20 दांत है ना, 20 दांत, ये मनुष्य के जीवन काल में ना 2 बार निकलते हैं। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग है आखिर किस अंग में संपन्न होता है, ठीक है ना। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे आंत जो है, हाथ, इसमें 2 भाग है, एगो बड़ी आंत है, एगो छोटी आंत है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा कि हमारे खाने का सबसे अधिकांश भाग, यानी बात करें तो टोटल 95% जो भाग है ना, ये हमारे छोटी आंत में जाकर पच जाता है। कहाँ पर पच जाता है, छोटी आंत में जाकर पच जाता है। और बचा 5% और पानी हो गया, या फिर दवाई का ऊपर वाला जो खोल होता है ना, खोल, ठीक है ना, वो सब कहाँ जाकर पचता है, तो बड़ी आंत में जाकर पचता है। समझे ना बात को। तो टोटल खाना का अधिकांश भाग जो है ना कहाँ पर पचता है, तो छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनको आप जरूर समझते हुए चलिएगा। समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, ठीक है ना। बोल रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, यानी ये कहाँ से शुरू होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा मुख से ही ना पाचन क्रिया प्रारंभ होने लगता है। कहाँ से, हमारे मुख से ही। समझे ना माँ। उसके बाद से ग्रास नली के द्वारा नीचे जाता है। उसके बाद से आपको बहुत सारा आपको हार्मोन्स मिलेंगे, माइलेज मिलेंगे, है कि नहीं। उसके बाद से धीरे धीरे वो चला जाता है अपने पचते हुए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा याद रखिएगा, मुख के द्वारा जो है शुरू हो जाता है पचना। समझे ना बात को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। देखिए ये प्रश्न जो है कितनी ही बार आपको पूछा हुआ है, तो इसको बिल्कुल समझते हुए चलना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मानव की जो पाचन जो है नली होती है वो टोटल कितना होती है, तो जो होती है आपको 32 फीट होती है। कितना होता है, 32 फीट होती है। सोचिए किस तरीके से उसमें ये मैनेज किया गया, नेचर ने किस तरीके से बनाया है कि इतने बड़े चीज़ों को ना कितना बेहतरीन तरीके कर्व कर करके ये चीज़ें पाचन जो है हमारा होता है नली, उसको बनाया गया है। तो 32 फीट होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे ना बात को। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है मुख में जो मंड, जिसको क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, ठीक है ना, उसका जो शर्करा होता है यानी ग्लूकोज होता है, उसमें पाचन में किसके द्वारा होता है। यानी कि पाचन जो है शर्करा में, ठीक है ना, शर्करा जो होता है ग्लूकोज होता है, आखिर जो मुख में, ठीक है ना, आखिर किसके द्वारा पाचन होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा किसके द्वारा होता है, तो टाइलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन ऐसा हिस्सा है जो कि पाचन तंत्र में का हिस्सा नहीं माना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए याद रखिएगा, यकृत आपको मालूम है, यही तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्त्रावित करता है जिसकी वजह से पाचन बनता है। पित्ताशय भी, जिससे बाइल जूस जो है निकालता है, एब्जॉर्ब करता है कि नहीं। उसके बाद से आंत, आंत तो भाई चाहिए, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, है कि नहीं, वो तो पाचन में बिल्कुल मदद करता है। पित्ताशय में जो है बाइल जूस आता है कि नहीं। और यकृत भी बहुत सारा हार्मोन्स रिलीज करता है कि नहीं। लेकिन वहीं पे बात करें कॉर्निया, ठीक है ना, ये जो कॉर्निया होता है ये हमारी आंखों में पाई जाती है, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो ये
पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे ना बात को? तो इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए, ठीक है ना, जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है ना। आखिर उस एंजाइम का क्या नाम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सा हो जाएगा? एमाइलेज। देखिए एमाइलेज एक ऐसा है ना आपको जो कि कार्बोहाइड्रेट को ना तोड़ने में मदद करता है, ठीक है ना। एक प्रकार का ये एंजाइम है, इसको आप जरूर याद रखिए। कभी कभी पूछ देता है कि एमाइलेज क्या है, तो याद रखिए क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, ठीक है, यानी कि दूध के प्रोटीन को पचाने वाला आखिर एंजाइम कौन है? तो याद रखिएगा रेनिन। देखिए ये रेनिन जो एंजाइम है ना, ये दूध के प्रोटीन को पचाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझे ना बात को? अगले प्रश्न में चलते हैं। बोल रहा है कि पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? देखिए पाचन क्षेत्र में जो है ना, ठीक है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज है, ठीक है ना। देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी पाचन वाला सामान, कोई भी हम लोग खाना खाते हैं तो मुख से ही ना शुरू हो जाता है पचना, अभी आपको बताया, ठीक है ना। तो वहाँ से जब शुरू होने लगता है तो धीरे धीरे आपको सबसे पहला एमाइलेज कौन मिलता है? तो याद रखिएगा एंजाइम कौन मिलता है? तो एमाइलेज मिलता है। कौन मिलता है? एमाइलेज मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी टाइलिन। आपको मालूम होना चाहिए कि जो टाइलिन होता है ये हमारे मुख में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? मुख में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। टाइलिन एंजाइम जो होता है ना, ये लार को पचाने में मदद करता है, ठीक है, सॉरी लार में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? देखिए पेट में जो भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी वजह से आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बिना एंजाइम के आप खाना नहीं पचा सकते हैं, है कि नहीं? तो इसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि लार किसके पाचन में सहायता होती है, ठीक है ना। देखिए लार जो होता है आखिर किसके पाचन में सहायता करता है? तो अभी आपको बताए स्टार्च, ठीक है ना। स्टार्च के जो होता है ना उसको पाचन में काफ़ी ज़्यादा लार मदद करता है, ठीक है ना, क्योंकि लार में जो होता है टाइलिन होता है, ठीक है ना, टाइलिन होता है। अभी आपको बताया इसमें क्या होता है? टाइलिन होता है। इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? ठीक है ना। देखिए मनुष्य का जो मुंह होता है ना, आखिर इसमें से कौन ऐसी चीज़ का पाचन शुरुआत हो जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि ग्लूकोज बोल लीजिए, कार्बोहाइड्रेट बोल लीजिए या फिर शर्करा बोल लीजिए, ठीक है ना। तीनों का एक ही नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पचना शुरू हो जाता है। समझे ना बात को? तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? देखिए मानव शरीर में जो है ना भोजन का रक्त द्वारा सबसे ज़्यादा अवशोषण आखिर कहाँ पर होता है? तो अभी आपको बताए कि छोटी आंत में है ना, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा खाना भी पचता है और वहीं से ना रक्त द्वारा अवशोषण भी सर्वाधिक होता है। कितना? तो आपको बताएं आपको 95% हिस्सा ना वहीं पर खाने का पच जाता है और 5% हिस्सा जो पचता है वो जाकर बड़ी आंत में पच देता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपको काफ़ी बार पूछा हुआ आप खुद देख सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारे प्रश्न पूछा हुआ है और अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए सबको आप ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? देखिए प्रोटीन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आखिर कहाँ से प्रोटीन का पाचन हो जाता है? अभी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है हमारे मुख से हो जाता है, ठीक है ना। उसमें आपको टाइलिन पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि बहुत सारे एमाइलेज पाया जाता है, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन बात करें कि प्रोटीन का पाचन जो है आखिर किस अंग से प्रारंभ हो जाता है आपको पचना? तो याद रखिए कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। कहाँ से होता है? आमाशय से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आमाशय से ही प्रोटीन का पचना शुरू हो जाता है। समझे ना बात को? तो इस चीज़ को बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? ठीक है ना, यानी कि 4 दिया है ऑप्शन, वहीं बोल रहा है कि आखिर इनमें से कौन सी आहार नलिका है? तो देखिए बाल्य ग्रंथि तो होगा नहीं और कंठ नली तो ये भी होगा नहीं, क्योंकि कंठ नली तो यहाँ पर होता है
है कि ना। महाधमनी ये तो एक सीरा है, धमनी है जो कि ब्लड लेके जाने का काम करता है कि नहीं। लेकिन वहीं बात करें ग्रास नली, ठीक है ना, ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ये ग्रास नली जो होता है ना, ये हमारा आहार नलिका का भाग है और यहीं से खाना धीरे धीरे जाता है। और पता है ये कब का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये एसएससी में पूछा हुआ है, ठीक है ना। और कब, 2020 में पूछा हुआ है। कब पूछा हुआ है, 2020 में पूछा हुआ है। तो अभी हम आपको बताएं कि सब का तो नहीं बता सकते कौन कहाँ पूछा हुआ है, लेकिन इतना ही जाने कि सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम आपको पूरा कवर जो कंप्लीट करवा रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपको बहुत सारे बुक से एब्जॉर्ब करके किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब PYQ है। बोल रहा है कि पचे हुए भोजन में, ठीक है ना, मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूर्ण करता है। यानी कि बात कर रहा है कि जो पेट में, ठीक है ना, भोजन पचता है तो उसमें बहुत सारे विषैले पदार्थ भी होते हैं, है कि नहीं। तो आखिर हमारे शरीर का कौन सा अंग जो है उस विषैले पदार्थ को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यकृत, ठीक है ना, यानी कि लीवर। लीवर एक ऐसा अंग है ना जो कि विषैले पदार्थ को भी अपने अंदर सोख लेता है, समझे ना बात को। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको आप जरूर याद रखें। देखिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये चीज़ें हमेशा हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसको समझिए। बोल रहा है पेप्सिन है एक, अभी आपको बताया कि इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। जैसे क्या पूछ दिया कि पेप्सिन आखिर क्या है, ठीक है ना, एंजाइम है कि हार्मोन है कि विटामिन है कि खनिज है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंजाइम है। क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है कि आखिर जो पेप्सिन है ये बदल देता है, पेप्सिन जो आखिर किस में बदल देता है, ठीक है ना। स्टार्च को संकरा में बदलता है, या फिर प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, या फिर वसा को वसा अम्ल में बदलता है, या फिर प्रोटीन का एमिनो अम्ल में बदलता है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जो पेप्सिन है ना, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। देखिए, ये पाचन क्रिया में ये जो प्रोटीन है आखिर किस पदार्थ में बदल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, एमिनो अम्ल में बदल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चलते हैं अपने हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो ग्लाइकोजन की जब शब्द आया है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। जितने भी व्यक्तियों को डायबिटीज होता है ना, डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग, ठीक है ना, उसमें होता क्या है ना कि हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है ना, तो हमारा पेंक्रियाज जो होता है ना, हमारा पेंक्रियाज, वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है ना। इंसुलिन हार्मोन वो हमारे खाने हुए पदार्थों को ना क्या करता है, आपको, हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो क्या होता है, ग्लूकोज में जाकर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। और ग्लूकोज में ज़्यादा होने की वजह से शरीर में वो सीधे सीधे किस में चला जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये काम कौन करता है, तो यकृत करता है, यकृत करता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं मधुमेह वाले रोगों के बारे में, ठीक है ना, यानी कि जिनके पास डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उनमें होता क्या है कि हमारे शरीर में तो कार्बोहाइड्रेट आ गया, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हो, चीनी, ग्लूकोज। तो हमारे शरीर में जब ज़्यादा चीनी हो जाएगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, आपको मधुमेह वाला रोग हो जाएगा। और हमारा पेंक्रियाज जो होता है एक समय के बाद इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं करता है, ठीक है ना। इसी वजह से डॉक्टर जो है इंसुलिन की सुई लगाते हैं जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है कि नहीं। इसीलिए बोला जाता है आपको जो है मीठा वाला सामान कम से कम खाए, ठीक है ना, यही वजह से मना किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो काम है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, और ले जाकर कहाँ पे जमा कर देता है, तो यकृत में जमा कर देता है। ये कौन काम करता है, तो यकृत करता है, ठीक है ना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, तो यकृत करता है, ठीक है ना। ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाके जमा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। बोल रहा है पीत निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, ठीक है ना, यानी कि पीत की बोल रहा है, यानी कि बाइल जूस के बारे में बात कर रहा है। बाइल जूस बोल रहा है कि आखिर किसके द्वारा जो है पैदा किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। किसके द्वारा, यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोल रहा है कि पित्त यानी कि बाइल कहाँ पर जमा होता है। अभी आपको बताया कि यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है, लेकिन आखिर जमा कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा ये पित्ताशय में होता है। कहाँ पर होता है, पित्ताशय में होता है। इसको क्या बोला जाता है, आपको गॉल ब्लैडर बोला जाता है, ठीक है ना। यहीं पर जाके आपको बाइल जूस जमा हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है कि पित्त का प्रमुख कार्य क्या है। देखिए, ये बाइल जूस का जो है आखिर प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर क्या है
कि वसा का जो है ना पाइसीकरण करे, यानी कि इमलिशीकरण करना, समझे ना ना। ये जो भी हमारे अंदर फैट है ना उसको पचाने का काम करता है, पाइसीकरण का काम करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक घर यानी कारखाना कहा जाता है। शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिए, इसको सही तरीके से आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यकृत को। देखिए यकृत जो है ना, लीवर, इसका काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं ना, आप बिल्कुल समझते हुए चलिएगा, सब चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर को। क्यों? क्योंकि लीवर के पास इतना काम है, विषैला अगर कोई खाने पदार्थ खा लिए तो उसको भी एब्जॉर्व करता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ड्रिंक पीते हैं तो उसको कम से कम कितना एब्जॉर्व करता है, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि पेस मेकर लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं, इसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल हार्ट बोला जाता है, आर्टिफिशियल हार्ट बोला जाता है। ये जो है ना आपको पेस मेकर, ये हार्ट के रूप में काम करता है, हृदय के रूप में। एक समझिए ना कि आपको आर्टिफिशियल हार्ट के रूप में काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको बोला जाता है आपको आर्टिफिशियल हार्ट, समझे ना बात को। अब आगे समझते हैं कि आखिर पेस मेकर का काम क्या है। देखिए पेस मेकर का आखिर काम क्या है, तो याद रखिएगा दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, ठीक है ना। एक शॉक देता है, ठीक है ना, यहाँ पर लगा होता है एक शॉक, यानी कि झटका देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा धड़कन जो है धीरे धीरे चलना फिर स्टार्ट हो करता है, समझे ना बात को। तो उसी के लिए ये पेस मेकर का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करने के लिए, समझे ना बात को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात कर रहे हैं कि गति प्रेरक किससे संबंधित है, यानी कि गति जो प्रेरक है आखिर किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ये शब्द को ध्यान में रखिएगा, ये किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। किससे है, तो हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों? ये क्वेश्चन कितनी ही बार आपको पूछा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि बीपी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धमनी। आपको माना हो जाए कि धमनी में जो है बीपी नापा जाता है, तो आपको मालूम बता देता है कि आपका जो धमनी में ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई है, लो है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, सब चीज़ बता दिया जाता है कि नहीं। तो ये किस में देखा जाता है, तो आपको धमनी में देखा जाता है। धमनी सीरा दो को चीज़ होता है, लेकिन आपको धमनी में ये चीज़ें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोते समय जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है, यानी कि रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, घटता है। देखिए अगर आप कहीं दौड़ रहे हैं तो उसका ब्लड प्रेशर अलग होगा, अगर आप कहीं सो रहे हैं तो उसका ब्लड प्रेशर अलग रहेगा। तो सोते समय जो हमारा बीपी होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा घटता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बोल रहे हैं रक्तचाप को मापने के लिए आखिर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा एस्फिगोमैनोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है, एस्फिगोमैनोमीटर का, ठीक है ना। इससे जो है हमारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे करके रहता है बीपी मापने वाला मशीन। अब तो बहुत सारा मशीन आ गया है, ठीक है ना। ऐसे करके यहाँ पर सब चीज़ लगा रहता है, यहाँ से आपको ऐसे रखा रहता है, ठीक है ना। इससे बहुत सारा डॉक्टर जो है आपको मापते हैं। किससे, इसका नाम क्या है, एस्फिगोमैनोमीटर, ठीक है ना। एस्फिगोमैनोमीटर इसको बोला जाता है, ठीक है। ये रक्तचाप यानी कि बीपी नापने वाला मशीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। लबडब जो ध्वनि है आखिर किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदय के। हृदय जो इस तरीके से हम लोग को धड़कता है ना, उसमें कौन सा साउंड आता है, तो याद रखिएगा लबडब, ठीक है ना। ये साउंड जब आता है तो समझिए कि हमारा हृदय जो हमारा हार्ट है वो अच्छा से धड़क रहा है और एकदम अपना बढ़िया से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द जो है, ठीक है ना, इसका उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। किसके संदर्भ में जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रक्तचाप को मापन के लिए। किसका किया जाता है, तो रक्तचाप को मापन के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा रक्तचाप को मापने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा मनुष्य का जो हार्ट होता है ना, एक बार में 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। ये तो आपको मालूम है, लेकिन बोल रहा है कि आखिर जो है एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो
8 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हमने आपको टोटल कितना क्वेश्चन कंप्लीट करवाया? टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है ना। और ये बार बार 1-2 बार और रिवीजन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन दोस्त काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप हमारे चैनल पे अगर आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब चीज़ देखना चाहते हैं तो दोस्त दिल से ना आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना।